नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हम लोग कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समाज सुधार आंदोलन का समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो आपको नोट्स दिया गया है, उस नोट्स के अंदर जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं आप उसे कवर कर लेंगे। किसी भी टॉपिक का जो फैक्चुअल डिटेल है वो नोट्स से कवर हो जाता है। क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उससे क्या होगा कि आपके मेंस के सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे और प्रीलिम्स के भी अधिकांश क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्लास के बाद के नोट से कवर करने में दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे मान लीजिए कि अब राजा राम मोहन राय हम पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय की कोई किताब है या उनकी कोई मैगजीन है या राजा राम मोहन राय के बारे में उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, ये सब चीज़ें आपके नोट्स में रहती है। तो उतने से तो आप उसे कवर कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि आपको नोट्स दिया गया है तो इसीलिए दिया गया है कि नोट्स और क्लास दोनों के कोऑर्डिनेशन से आपका सर्विस पूरा किया जाएगा, है ना। तो उड़ान का नोट्स है चाहे समग्र का नोट्स है, कोई भी नोट्स रहे। तो समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन में हमने कल समाज की समस्या देख लिया था, समाज की समस्या देख लिया था। समाज की समस्या देखने के अलावे हमने ये देख लिया था कि मुस्लिम सुधारक, मुस्लिम सुधारकों की दिशा क्या थी, मुस्लिम सुधारकों की दिशा क्या थी। मुस्लिम सुधारकों की दिशा के अंतर्गत कल जितना आपने लिखा मोटे तौर पर तो वही बात है, लेकिन फिर भी आज आपके सामने थोड़ा सा एडिशन कर देता हूं। मुस्लिम सुधारकों में एक दिशा बहावी की है, एक फराजी की है, एक अहमदिया की है, अहमदिया की है, एक अलीगढ़ की है और एक देवबंद की है। कुल मिलाकर 5 ऐसी धाराएं हैं जो मुसलमानों के उस समय की सक्रियता को दर्शाती हैं। 5 ऐसी धाराएं हैं जो मुसलमानों की सक्रियता को दर्शाती हैं। तो 5 धाराएं क्या हैं? बहावी मैंने कल समझा दिया कि बहावी लोग क्या सोचते थे। फराजी बहावियों के ही जैसे थे। फराजी का मतलब होता है जो फर्ज में यकीन करते हैं। मुसलमानों के लिए जो फर्ज बताए गए हैं उन फर्ज के ऊपर यकीन करने वाले लोगों को फराजी कहते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर हर मुसलमान के लिए फर्ज ज़रूरी है और वो उसका पालन करते हैं, लेकिन इनके विचार के अंदर सबसे मूल बात ये नहीं है कि ये फर्ज की बात करते हैं। फर्ज के आधार पर तो इन्होंने अपना नामकरण कर लिया मात्र, लेकिन समस्या इस बात को लेकर होती है कि ये लोग मोटे तौर पर बहावी ही जैसे थे, बहावी जैसे ही थे।
जैसे ही थे, वहाबी जैसे ही थे। मुस्लिम समाज में इन्होंने सुधार की कई बातें कही जो अच्छी हैं, जैसे वहाबियों की भी मुस्लिम समाज की कई सारी ऐसी गलतियां थी जिसके अंदर सुधार की बात वो करते थे। लेकिन जैसे ही बात आती है गैर मुस्लिम के बारे में तो ये कट्टर हो जाते हैं। ये कहने लगते हैं कि भाई गैर मुसलमान को मुसलमान बना देना है। और हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पर कि एक बड़ी आबादी, बड़ी बहुमत की आबादी गैर मुसलमानों की है, उस आबादी के सामने आपका जो चरित्र है वो कट्टरपंथी का होगा, आक्रामक का होगा और युग राष्ट्रवाद का है, तो राष्ट्र के लिए आपका रास्ता विरोधी का होगा। तो ये समस्या है। ठीक है। उसके बाद अहमदिया, ये तो उदार हैं, अहमदिया उदार हैं। अब देखोगे कि अहमदिया की स्थिति क्या हो गई कि आगे चलकर मुस्लिम समाज में अहमदिया को गैर इस्लामिक घोषित कर दिया गया। जैसे पाकिस्तान में अहमदिया को अब मुसलमान माना ही नहीं जाता है। पाकिस्तान में अहमदिया को लोग मुसलमान मानने को तैयार ही नहीं है। तो अहमदिया एक ग्रुप था सुधारकों का, ये कृष्ण वगैरह से अपना नाता बताते थे। कृष्ण से अपना नाता बताते थे। उसके बाद अलीगढ़ वाले की बात मैंने कल बता ही दिया है। देवबंद वाले जो हैं, इस सहारनपुर के इलाके में देवबंद दारुल उलूम है। दारुल उलूम माने विश्वविद्यालय। इन्होंने शुरुआत किया था दारुल उलूम से। दारुल उलूम माने विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय देवबंद का जो दारुल उलूम है माने विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कौन किए थे? संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक हुआ करते थे रसखान। अहमदिया से संबंधित थे क्या? अरे भैया मेरे, रसखान मध्यकाल के हैं, अहमदिया 19वीं शताब्दी के हैं। कहाँ तुम कहाँ से कहाँ जोड़ दिए। संस्थापक थे अब्दुल कासिम ननौतवी। अब्दुल कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। अब्दुल कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। अब्दुल कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये है। अब्दुल कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये दोनों 1857 के सैनिक थे। मैंने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में शामिल हुए थे लोग। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, एक विश्वविद्यालय खोल दिया जिसमें कि इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। और धीरे धीरे यह विश्वविद्यालय
इस्लाम की शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बन गया जहां पूरी दुनिया के मुसलमान पढ़ने आते थे। पूरी दुनिया के मुसलमान पढ़ने आते थे। तो ये बात हो गई। एक अगला पॉइंट जो इनके बारे में याद रखने लायक है वो ये कि ये पूछा जा सकता है, ये लोग माने जो देवबंदी थे, ये अलीगढ़ वालों के विरुद्ध फतवा जारी किए, के विरुद्ध फतवा जारी किए। फतवा माने किसी भी विषय पर यह निर्णय सुनाना या यह निष्कर्ष बताना कि इससे संबंधित इस्लाम की राय क्या है। फतवा का मतलब होता है निर्णय। निर्णय किससे संबंधित? कोई जुडिशियल निर्णय नहीं। फतवा का मतलब होता है कि इस्लाम क्या कहता है से संबंधित निर्णय। सामान्य समझ के लिए लोग कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या कि नहीं। अब एक सामान्य आदमी ये सोच रहा है कि मैं अपना जीवन वैसे ही जीऊंगा जैसा कि इस्लाम सिखाता है। तो इस्लाम क्या कहता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, इस विषय पर कोई आदमी जो इस्लाम का जानकार है वह कुरान, हदीस, इजमा, कयास आदि को पढ़ा है और पढ़कर वो ये कहेगा कि देखो, जिस समय पैगंबर मोहम्मद हुए थे उस समय शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के काल में शेयर मार्केट से मिलती जुलती कोई चीज़ थी जिसका उन्होंने विरोध किया था या सपोर्ट किया था। विरोध किया था तो मतलब हुआ कि नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं लगाना चाहिए, और समर्थन किया था तो पैसा लगा सकते हो। जो आदमी इस तरीके का निष्कर्ष आपको दे, ये जुडिशियल डिसीजन नहीं होता है, ये एक एक्सपर्ट का डिसीजन होता है। हो सकता है कि वो आदमी उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हो फिर भी अपने आप को एक्सपर्ट बता रहा हो, ये अलग कहानी है। लेकिन एक्सपर्ट का दर्जा हासिल करने के लिए उन्हें उसकी पढ़ाई करनी होती है और इस आधार पर वो हिंदू में ब्राह्मणों की तुलना में अलग होते हैं। जैसे ब्राह्मण कई दफ़ा शास्त्र नहीं पढ़े होते हैं, फिर भी वो धर्म की बातों को अपनी ओर से बड़े दावे के साथ में पेश कर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण आप जन्मजात होते हैं। आपके पिता हो सकता है कि बहुत ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण हो और हो सकता है कि आप ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन किए ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके दावे लंबे चौड़े हो सकते हैं धर्म के बारे में, और आप ये दावा प्रायः ठोकते रहते हैं क्योंकि आपका यह यकीन है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ज़्यादा ज्ञानी हैं। ऐसा मैं एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। मुसलमानों में क्या बात होती है कि वहाँ पर जन्म आधारित कोई मुफ्ती नहीं होते हैं, वहाँ जन्म आधारित कोई इमाम नहीं होते हैं, जन्म आधारित कोई मौलवी नहीं होते हैं। उन्हें यदि इस्लाम की किताबों से संबंधित कोई बात बतानी है और उसके ऊपर कोई फतवा जारी करना है तो इसीलिए इसके लिए इस्लाम की किताबों का अध्ययन जरूरी होता है। अध्ययन के आधार पर उनकी डिग्री तय होती है, उसके बाद ही वो फतवा जारी कर सकते हैं। हो ये जाता है कि कई दफ़ा अध्ययन करने के बाद भी वो लोग उतने योग्य नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए उनके फतवा में कई दफ़ा आपको बहुत ही कंजर्वेटिव लाइन नज़र आएगा, कई बार आपत्तिजनक बातें नज़र आएंगी, लेकिन वो अलग चीज़ है। किंतु मोटे तौर पर यह बात है कि वो डिग्री धारक लोग होते हैं, फतवा जारी करने वाले लोग। तो अब चल के देखो तुम कि
अलीगढ़ वाले लोगों के खिलाफ देवबंद वालों ने फतवा जारी किया। देवबंद वाले लोग तो इस्लाम की परंपरागत शिक्षा वाले ही लोग थे। उन्होंने फतवा जारी किया, तो किस आधार पर फतवा जारी किया? कि फतवा जारी किया, अगला लाइन और लिख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि फतवा किस आधार पर जारी किया। उन्होंने अंग्रेजों को भारत का दुश्मन बताया, को भारत का दुश्मन बताया, अंग्रेजों को भारत का दुश्मन बताया, कांग्रेस ज्वाइन करने को सही बताया, कांग्रेस ज्वाइन करने को सही बताया। अब आपको बात समझ में आएगी कि अलीगढ़ वाले कह रहे हैं कि ब्रिटिश हमारे दोस्त हैं और कांग्रेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और इनकी सोच ठीक उससे उल्टी है। इनका यह कहना है कि भारत का दुश्मन कौन? तो अंग्रेज, और अंग्रेज से जो लड़े वो हमारा दोस्त, और कांग्रेस अंग्रेज से लड़ रही है तो कांग्रेस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देवबंद वाले कांग्रेसी थे, ऐसा नहीं है। देवबंद और कांग्रेस का जन्म लगभग आसपास के काल में हुआ है, तो उनके सामने में एक प्रश्न था कि क्या मुसलमानों को कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। अब देखोगे कि मुसलमान को कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इसको लेकर एक वहाबी होंगे, एक देवबंदी होंगे, एक अलीगढ़ी होंगे। वहाबी तो सीधा सीधी ये कहते हैं कि हम तो सबको मुसलमान बना देंगे, तो वो तो मुसलमानों को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। वो तो सबसे ज्यादा प्रचंड कट्टर होता है। ये जो अलीगढ़ वाले लोग हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम सारे मुसलमान बना देंगे, हिंदू को मुसलमान बना देंगे, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हिंदू का हित अलग है, मुस्लिम का हित अलग है, अतः मुसलमानों को अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, हिंदुओं के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल यूनिटी संभव नहीं है, जिसके आधार पर मैंने कहा कि यहीं से दो राष्ट्र का सिद्धांत निकल के आता है। और देवबंदी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत में रहना है, भारत हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि है, भारत हमारी जन्मभूमि है, अंग्रेज हमारा दुश्मन है, अंग्रेज हमारा दुश्मन है, अंग्रेज से लड़ने के कारण कांग्रेस हमारी दोस्त है, कांग्रेस दोस्त है, और अंग्रेजों के दोस्त, अंग्रेजों के दोस्त हमारे दुश्मन हैं, यानी अलीगढ़ वाले। और इस विचार का आधार क्या है? विचार का आधार क्या है? इस तरीके का विचार आप यदि सेकुलर आदमी हो तो भी अपना सकते हैं, इस तरीके का विचार यदि आप नास्तिक हो तो भी अपना सकते हैं, लेकिन तब इस तरह के निष्कर्ष तक पहुंचने का आपका आधार कुछ और हो जाएगा। और यदि आप देवबंद के हैं,
इस्लाम की शिक्षा को गहराई से समझने और उसे दुनिया तक फैलाने की कोशिश करने वालों के गढ़ के तौर पर अपने को देखते हैं, तो आपको अपने विचार के पीछे इस्लाम की शिक्षा को जोड़कर दिखाना पड़ेगा। और इस आधार पर परंपरागत मुसलमान आपकी बात को सुनेगा और समझेगा, क्योंकि आखिरकार आप कह क्या रहे हो? आप मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हो कि भारत तुम्हारी भूमि है, इससे मोहब्बत करो, अंग्रेज दुश्मन है, इनका विरोध करो, अंग्रेज का दोस्त हमारा दोस्त नहीं हो सकता और अंग्रेज का विरोधी हमारा दोस्त हो सकता है। लेकिन परंपरागत मुसलमान तो किसी बात को मानने के पहले यह पूछेगा कि इस विषय पर इस्लाम की क्या राय है। तो आपको इस्लाम के आधार पर अपनी ये सारी बातें कहनी होगी। यदि आपने अपने संदेश की शिक्षा को इस्लाम की शिक्षा की जमीन पे खड़ा हुआ दिखा दिया, तब तो आम मुसलमान आपकी बात मानेगा। यदि आपने कहा कि ऐसे मेरी सोच है, तो आम मुसलमान कह देगा रखो अपनी सोच अपने पास, हम तुम्हारी सोच के मुताबिक जीवन थोड़े न जिएंगे, हम इस्लाम की राय के मुताबिक जीवन जिएंगे, हम मुसलमान हैं। तो फिर देवबंद वालों ने कहा कि यही सोच इस्लाम की है, मेरी राय इस्लाम की समझ के आधार पर बनी है, मेरी राय इस्लाम की समझ के आधार पर बनी है। तो इस्लाम क्या कहता है इस संदर्भ में? तो इनका यह कहना है, इस विचार का आधार इस्लाम की समझ है। इस विचार का आधार इस्लाम की समझ है। क्या समझ है इस्लाम की? कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि कौम का हित और मुल्क का हित विरोधी नहीं होता, विरोधी नहीं है। कौम माने धर्म, कौम का हित और मुल्क का हित विरोधी नहीं होता, कौम का हित और मुल्क का हित विरोधी नहीं होता। मुल्क धर्म ही, धर्म माने कौम, धर्म यानी कौम ही सिखाता है कि मुल्क की सेवा करो, उसका ऋण उतारो, उसका ऋण उतारो, उसे अपना महबूब मानो, महबूब मानो, उसके मित्र को मित्र मानो, मित्र को मित्र मानो और दुश्मन को दुश्मन, दुश्मन को दुश्मन, उसके मित्र को मित्र मानो और दुश्मन को दुश्मन। बस। तो
बात यह है कि कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये पढ़े थे कि समाज की समस्याओं के अंतर्गत एक समस्या ये थी कि हिंदू और मुसलमान में टकराव था, हिंदू और मुस्लिम में टकराव था, हिंदू और मुस्लिम में टकराव था, दुराव भी लिखा था, टकराव और दुराव था। इसी क्रम में हमने आप लोगों को सारी बातें बता दिया था। आज मैं उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ दिया जो जोड़ देने से अब वह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आपको मैंने कल बहावी, फराजी बता दिया था, अलीगढ़ बता दिया। आज मैंने एक लाइन दो लाइन अहमदिया जोड़ दिया, ज़्यादा डिटेल में मैंने देवबंद समझा दिया। देवबंद वाला इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि देवबंद किसी साल अब क्वेश्चन में आ सकता है, अभी भी वह सक्रिय है, महत्वपूर्ण भूमिका में है। पिछले दिनों देवबंद के जो सबसे बड़े नेता हैं अरशद मदनी, उनके बयान को लेकर कुछ हंगामा भी हुआ था। देवबंद के जो और महमूद मदनी हैं वो भी काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं, खूब सारे कवरेज मिला था अखबारों में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे कवर नहीं किया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात चलती रही कि क्योंकि पिछले दिनों खूब कवरेज मिला है टीवी पे, न्यूज़ चैनल के अलावे अखबारों में अरशद मदनी साहब के एक बयान का, तो ऐसे में संभव है कि कई क्वेश्चन आ जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने पढ़ा दिया। अब मैं कह सकता हूं कि हिंदू और मुस्लिम का जो मुद्दा है वो मुद्दा हमारा कंप्लीट हो गया। समस्या यही रही समाज सुधार आंदोलन की कि समाज सुधारकों ने हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सौहार्द को बल दिया जाए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में तनाव को दूर किया जाए, दोनों की जो एक दूसरे से शिकायतें हैं वो कम करें, एक दूसरे से मोहब्बत को बढ़ावा दें, ताकि दोनों के बीच में सहअस्तित्व बढ़े, ताकि दोनों के बीच से राष्ट्रीय एकता बढ़े। इस विषय पर समाज सुधारकों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और यही वजह है कि जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मुड़ते हैं तो उसमें हिंदू और मुसलमान की एकता मजबूत नहीं दिखती है, और यही आगे चलकर विभाजन की राजनीति के लिए एक अवसर बन गया और भारत का विभाजन हो गया। अब हम एक झलक दोबारा बोल देते हैं इसको, ताकि हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे के बारे में आपकी बात पूरी हो जाए। एक झलक जो दोबारा बोल रहा हूं वो ये कि सिर्फ और सिर्फ देवबंद के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। देवबंद क्या है? तो देवबंद में एक दारुल उलूम खुला है। दारुल उलूम का मतलब है शिक्षा का केंद्र, माने विश्वविद्यालय। देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना करने वाले कौन थे? रशीद अहमद गंगोही और अब्दुल कासिम ननौतवी। ये दो आदमी का नाम पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। ये 1857 के सैनिक थे जिन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में इस्लामिक शिक्षा के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय खोला, अब्दुल कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही करके। इसके बाद मैंने कहा कि इनका क्या दृष्टिकोण है, इनकी क्या समझ है। तो इनकी समझ के तहत मैंने कहा कि ये परंपरागत इस्लामिक विषयों की शिक्षा देते हैं, ये इस्लाम को लेकर रिसर्च करवाते हैं, उसका धर्म क्या कहता है, उसका दर्शन क्या कहता है, उसकी नैतिकता क्या कहती है,
इन विषयों को लेकर, यानी कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, पिछले दिनों भी अरशद मदनी साहब ने कुरान के ऊपर एक पूरी की पूरी किताब लिखा है। तो इनका मूल काम है कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, इजमा का क्या कहना है, कयास का क्या कहना है, अन्य इस्लामिक जो विचारक लोग हैं उनका क्या कहना है, इस विषय के ऊपर रिसर्च करवाना। उसी के ऊपर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है देवबंद। तो देवबंद के लोग जो इस्लाम की शिक्षा के सबसे बड़े सेंटर के लोग माने जाते हैं, उन्होंने अलीगढ़ वालों के बारे में कहा कि ये लोग मुसलमानों का जिस तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं वो गलत है। अलीगढ़ वाले क्या कह रहे थे मुसलमानों को? यही कह रहे थे कि तुम इस्लामिक शिक्षा भी लो और पश्चिमी शिक्षा भी लो। दूसरी बात कह रहे थे कि तुम अंग्रेजी सरकार को अपना दोस्त मानो। और तीसरी बात कह रहे थे कि तुम कांग्रेस ज्वाइन न करो क्योंकि हिंदुओं के साथ में पॉलिटिकल अलायंस नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ वालों की इन बातों को देवबंद वालों ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि देवबंद वालों ने कहा कि अलीगढ़ वालों की ये शिक्षा इस्लाम के विरुद्ध है, अतः अलीगढ़ वालों के रास्ते पर न चलो। इसी को कहा जाता है कि उन्होंने अलीगढ़ वालों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। फतवा जारी करने का मतलब कि इस संदर्भ में इस्लाम की शिक्षा कुछ और है, अलीगढ़ वाले जो बता रहे हैं वो इस्लामिक नहीं है। फिर हमने कहा कि देवबंद वालों ने कहा कि अंग्रेज हमारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है, और कांग्रेस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही है, दुश्मन के साथ मुकाबला कर रही है, अतः कांग्रेस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि हिंदू और मुसलमान को मिलकर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो सकता है। जब ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान का संयुक्त प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू और मुसलमान दोनों के सहअस्तित्व के आधार पर एक राष्ट्र बनेगा। जबकि अलीगढ़ वाले ऐसा नहीं मानते, इसीलिए अलीगढ़ वाले को पाकिस्तान के विचार का जनक माना जाता है, दो राष्ट्र के सिद्धांत का बीज बपन करता माना जाता है। जबकि देवबंद वाले को भारत की राष्ट्रीय एकता का सहायक विचारक माना जाता है कि कांग्रेस ज्वाइन करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, मुसलमानों को ज्वाइन करना चाहिए। इसी में मैंने समझाया कि देखो बहावी क्या कहते हैं, तो बहावी तो सीधे सीधे कह देते हैं कि सबको मुसलमान बना दो, एक अलग धारा। अलीगढ़ वाले कहते हैं नहीं, सबको मुसलमान नहीं बनाना है, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं के साथ में पॉलिटिकल अलायंस नहीं करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि भारत हमारी जन्मभूमि है, ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क वर्ड यूज करते हैं, ये मुल्क है, और अंग्रेज हमारे मुल्क के दुश्मन हैं क्योंकि वो बाहर से आए हैं, जबरन जीते हैं, शोषण करते हैं, भेदभाव करते हैं, दमन करते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। और उनके विरुद्ध लड़ने के कारण कांग्रेस हमारी दोस्त है, और अंग्रेजों के जो दोस्त हैं जैसे अलीगढ़ वाले वो हमारे दुश्मन हैं। और हम इस निष्कर्ष तक इस आधार पर पहुंचे हैं कि इस्लाम यही सिखाता है। इस निष्कर्ष तक हम इस आधार पर पहुंचे हैं कि इस्लाम यही सिखाता है। क्या सिखाता है इस्लाम? तो इस्लाम यह सिखाता है कि तुम्हारे कौम और तुम्हारे मुल्क दोनों के प्रति तुम्हारा फर्ज है। कौम माने धर्म, कौम सिखाता है बल्कि ऐसे समझो, इस्लाम यह सिखाता है, ऐसे इस्लाम ये धर्म हुआ, माफ करिए मैं भाषा बदल रहा हूं, एक गलत वर्ड निकल गया था। इस्लाम ये सिखाता है कि ये कौम है, कौम का मतलब होता है मुस्लिम समाज के लोग, दुनिया भर के मुसलमानों के प्रति
हमारा बंधुत्व है, हमारा भ्रातृत्व है, हमारा बिरादरान का नाता है। तो दुनिया भर के मुसलमान, ये हुआ कौम और ये हुआ मुल्क। मुल्क यानी इस्लाम ये सिखाता है कि तुम मुसलमानों के लिए भी सोचो और अपने मुल्क के लिए भी सोचो। तो ये वो लोग होंगे जो कि भारत के बाहर भी कहीं मुसलमान के ऊपर कोई संकट की घड़ी आएगी तो वो उस समय उनकी सहायता करने के लिए खड़े हो जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ भारत के मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोलेंगे, दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान के ऊपर कोई संकट की बात आएगी तो ये उसके विरोध में बोलेंगे या जहां जरूरत पड़ेगी वहां सहयोग करेंगे। लेकिन साथ में ये कहते हैं कि किंतु हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उस मुल्क का ऋण है तुम्हारे ऊपर, उस ऋण का भुगतान करना जरूरी है। और उस ऋण का भुगतान करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम उस मुल्क की सेवा करो, उसे अपना महबूब मानो, उसके मित्र को अपना मित्र मानो, उसके दुश्मन को अपना दुश्मन मानो। और इस नाते अंग्रेज दुश्मन है, दुश्मन का दोस्त अलीगढ़ वाला दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन कांग्रेस वाला दोस्त है। ये कुल मिलाकर देवबंद का विचार है। अब देवबंद के विचार को पढ़ा दिया, समझा दिया। अब इतने के बाद भी आप में से किसी को कम समझ में आया हो, आपके पास में अब एक ही उपाय है, दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कौन बोला हूं भैया, कौन नहीं बोला हूं यार। बात यह है कि कभी कभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इतनी कमजोर पृष्ठभूमि लेकर आ जाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि उनको 10th का कोर्स पढ़ा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि हो जाएगा तुम्हारा कलेक्टर वाला जॉब, तो बच्चा संतुष्ट होकर ताली बजाने लगेगा। एक कौन शब्द और कौम शब्द कितना अंतर है। मैं एक नहीं अभी तक में 6-7 बार बोल चुका हूं। कौम, कौम माने आपकी कम्युनिटी, आपका समाज, आपका बिरादरान का ग्रुप। तो आपको समझना है कि इस्लाम क्या सिखाता है कौम को लेकर, क्या सिखाता है मुल्क को लेकर। मुल्क माने वतन, माने देश। तो जब कौम शब्द ही तुमने कभी नहीं सुना, कौम बोल रहा हूं, कौन सुन रहे हो, तो ऐसे में क्या पढ़ाऊं और क्या पढ़ोगे यार। अब कॉम को भी तुम लोग एक ने लिख दिया है .com टाइप का। .com नहीं है भैया, कॉम है, ऐसे लिखाता है। अब कोई लिख रहा है कॉम ऐसे, कोई लिख रहा है कौन। तो मतलब प्रॉब्लम यह है कि तो ऐसे में तो तुम लोगों को 2 बार कोचिंग करना पड़ेगा यार। एक बार कोचिंग करना पड़ेगा, मतलब एक होता है यूपीएससी की कोचिंग, एक होता है यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए कोचिंग। 2 कोचिंग करना पड़ेगा। ऐसे में इन बच्चों को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी की कोचिंग में, एक पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए किसी कोचिंग में। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरी बात कर रहे थे, समस्या नंबर 2 कि हिंदू समाज में लिंग भेद, ये हमने कल कर लिया था। हिंदू समाज में लिंग भेद के मुद्दे को लेकर जितनी चर्चा चाहिए थी उतनी चर्चा हमने कंप्लीट कर दिया था। उतनी चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई थी। उस चर्चा के आगे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तब है जाति भेद का मुद्दा। जाति भेद का मुद्दा, अब जाति भेद के मुद्दे को देखो। जाति भेद के मुद्दे को कंप्लीट करते ही हम लोग मुड़ जाएंगे समाज सुधारकों की ओर। लिखो, जाति भेद
जाति भेद हिंदू समाज की एक बड़ी बुराई है। बुराई ही कहो, है तो अभी भी बहुत हद तक, लेकिन हम बात 19वीं शताब्दी की कर रहे हैं तो हम है में क्यों करेंगे। जाति भेद हिंदू समाज की एक बड़ी बुराई थी। जाति भेद हिंदू समाज की एक बड़ी बुराई थी। इसके तहत अलग अलग समाज के लोगों का जाति आधारित दर्जा जाति आधारित दर्जा तय होता था। अलग अलग समाजों का जाति आधारित दर्जा तय होता था। अलग अलग समाजों का जाति आधारित दर्जा तय होता था। उनका खान पान विवाह आदि जाति के लोगों के साथ ही होता था। साथ ही होता था। व्यवसाय भी जाति पर आधारित होता था। व्यवसाय भी जाति पर आधारित होता था। व्यवसाय भी जाति आधारित होता था। इसलिए यह व्यवस्था स्वतंत्रता समानता विरोधी थी और बहुत बड़ी आबादी के आत्मसम्मान का हनन करती थी। बहुत बड़ी आबादी के आत्मसम्मान का हनन करती थी। तो पहले इसको समझ लो, 1 मिनट में ही समझ जाओगे। तो तुम लोग पहले भी सुनते ही रहते होगे, कोई नई बात तो है नहीं। मतलब जाति व्यवस्था के अंतर्गत यही दोष है कि सबसे पहले तो यह तय कर दिया जाएगा कि भैया आप कौन से जात के हैं, तो आपका समाज में दर्जा क्या होगा। ब्राह्मण नंबर 1 हो जाएंगे, राजपूत नंबर 2 पे आ जाएंगे। राजपूत के अलावे और भी कुछ जातियां हैं, वो भी अपने आप को नंबर 2 का मानते हैं। जैसे भूमिहार वाले लोग हैं, वो अपने आप को 2 मानते हैं। कायस्थ भी उसके बाद अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं। ऐसी कई और जातियां हैं जो अपने आप को नंबर 3 पे मानते हैं। शूद्र की श्रेणी में फिर कई सारी जातियां आ जाती हैं। सोसाइटी में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक दूसरे के साथ में घालमेल कर चुकी है। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था घालमेल कर चुकी है।
मैं उसकी तकनीकी की ओर नहीं लेके जाऊंगा आपको अब इस क्लास में कि जाति व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, लेकिन यह जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में घालमेल हो चुका है। तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि समाज के अंदर आपका क्या पोजीशन है, ये आपकी जाति और आपके वर्ण से ही तय होता है। आप ब्राह्मण हैं तो आप नंबर 1 हैं, और आप यदि चर्मकार हैं तो आप अछूत हैं, तो आपका नंबर सबसे नीचे आएगा। ये व्यवस्था समाज में मौजूद थी, और समाज के अंतर्गत आप देखोगे कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वो जिनको आज आप जनरल कैटेगरी वाले कहते हो, जो उच्च जाति के लोग कहलाते हैं। एक होते हैं वो जिनको आज आप ओबीसी कहते हो, ओबीसी कहते हो। वो भी अपने आप को शूद्र मानते हैं, या उनको भी समाज में शूद्र ही की तरह माना गया था। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जिनको आप शेड्यूल कास्ट के रूप में जानते हो आज, जिनको अछूत माना जाता था, जिनको अछूत माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। बड़ी आबादी ऐसी थी, उसका परसेंटेज निकालना नहीं संभव है 19वीं शताब्दी में वो कितना परसेंट था, लेकिन हाँ, एक बड़ी आबादी ऐसी थी समाज में जिनको अछूत माना जाता था। और उनको अछूत कौन मानते थे? क्या सिर्फ और सिर्फ उस जाति के लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं? जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उस जाति के लोग तो उनको अछूत मानते ही थे। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो भी उन्हें अछूत मानते थे। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो भी उन्हें अछूत मानते थे। ऐसा नहीं है किसी पंडित मानता था चर्मकार को अछूत, यादव भी मानता था, कुर्मी भी मानता था। समाज के अंदर के सच को जाकर देखो तो यही कहानी है। बाकी तो पॉलिटिकल अलायंसेस अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से होता ही रहता है। पॉलिटिकल अलायंस तो मायावती जी का बीजेपी के साथ में भी होता है, और नारा लगाया जाता है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। तो पॉलिटिकल अलायंसेस तो अपने जगह पर है, उससे हम न प्रभावित हों। हम इतिहास के फैक्ट की ओर चलें तो हम ये देखते हैं कि जो अनटचेबल जाति के लोग थे उनको अनटचेबल, अछूत मानने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ वो नहीं थे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं आज, ब्राह्मण और अन्य जातियां, बल्कि वो भी थे जो ओबीसी में आते हैं आज। ओबीसी वाले भी सिर्फ और सिर्फ शोषित नहीं थे, वो भी शोषक थे। ये जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन्होंने ओबीसी का भी शोषण किया और अछूत का भी शोषण किया, जो अछूत कैटेगरी में आते थे। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, सॉरी, वो जो ओबीसी वाले हैं उन्होंने अपने से नीचे वाले का शोषण किया, उनके साथ भेदभाव किया, उनका दमन किया। यही समाज का सच था। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बेटा तुम नहीं मानते हो ये तुम्हारा न निजी चॉइस है। ऐसा थोड़े ना है कि प्रत्येक ब्राह्मण मानता है किसी को अछूत। ऐसा थोड़े ना है कि हम एक व्यक्ति की बात करेंगे। बात यह है कि इतिहास का सच क्या है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उन्होंने ओबीसी का भी शोषण किया, और उन्होंने उनका भी शोषण किया, जिनके बीच से आज का शेड्यूल कास्ट हमारा तैयार हुआ है। और जो ओबीसी वाले लोग हैं वो ऊपर वाले से शोषित हुए और नीचे वाले का शोषण किए। ये इतिहास का सच है, ये मेरा और तुम्हारा सच नहीं है। समझ गए? अब आगे बढ़ो कि इसके अंतर्गत क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं कि आपका विवाह आपकी जाति में ही होगा, आपका खान पान आपकी जाति के लोगों के बीच में ही होगा, आप व्यवसाय भी अपनी जाति के मुताबिक ही करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपको व्यवसायिक लिबर्टी रही? आप अपनी मर्जी का व्यवसाय कर पाएंगे? तो नहीं। आपको वही व्यवसाय करना है जो जाति से आप बिलोंग करते हैं। तो व्यवसायिक स्वतंत्रता गई कि नहीं हाथ से? आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं, उसी जाति में शादी करना है जिस जाति के आप हैं, तो विवाह की स्वतंत्रता गई कि नहीं आपकी? यानी कि जाति व्यवस्था स्वतंत्रता विरोधी थी।
दूसरी बात कि समानता गई कि नहीं, कि हम उच्च जाति के हैं आप नीच जाति के हैं, समानता गई। तो जाति व्यवस्था समानता विरोधी है, और जाति व्यवस्था के नाम पर आपने बड़ी एक आबादी है ओबीसी वालों की, उनका शोषण किया, और एक बड़ी आबादी है जिनको आपने अछूत करार दिया, उनका शोषण किया, उनका सम्मान आपने क्षतिग्रस्त कर दिया। उनका सम्मान आपने यदि क्षतिग्रस्त कर दिया तो यह व्यवस्था समाज की बहुत बड़ी आबादी के आत्मसम्मान के विरुद्ध है कि नहीं। और तब आपको यह बात समझ में आ जाए कि समाज की ये बुराई थी, इस बुराई के अंदर सुधार की जरूरत थी। सुधार करते हुए आपको एक बेहतर समाज के निर्माण की जरूरत थी। समाज सुधारकों ने उसी दिशा में प्रयास किया। अब लिखो लिखो, समाज सुधारकों ने, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो समाज सुधारकों ने जिस भारत के निर्माण का सपना देखा था उसमें, समाज सुधारकों ने जिस भारत के निर्माण का सपना देखा था उसमें मानवीय, स्वतंत्रता प्रिय, समानता आधारित बंधुत्व को बल देने वाला समाज का विचार था। समाज का विचार था, यानी स्वतंत्र समाज सुधारकों ने जो सपना देखा था वो आदर्श समाज कैसा था उनका, तो उनका आदर्श समाज मानवीय था। उनका आदर्श समाज मानवीय था। मानवीय समाज जब भी होगा ना, वह समाज लोगों की स्वतंत्रता का दमन नहीं करेगा। लोगों की स्वतंत्रता भी युक्ति संगत होती है, रीजनेबल होती है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी स्वतंत्रता यह है कि तुम हमको पीट दो, हमको गाली दे दो, हमको घर से निकाल दो। ये स्वतंत्रता नहीं होती है, ये होती है मनमर्जी, ये होती है उच्छृंखलता। स्वतंत्रता का मतलब कि तुम्हारी स्वतंत्रता जो तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, तुम्हारे लौकिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, तुम्हारे भौतिक और सामाजिक विकास के लिए, तुम्हारे बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास के लिए जरूरी है, तो तुमको वो काम करने की छूट होनी चाहिए, बशर्ते कि तुमने इस क्रम में दूसरे की स्वतंत्रता का नुकसान नहीं किया हो, बशर्ते कि तुमने ऐसा करते हुए किसी दूसरे के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया हो। यदि तुम किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे हो, किसी की समानता का हनन नहीं कर रहे हो, और फिर तुम इस तरह का काम कर रहे हो जिससे कि तुम्हारा बहुआयामी विकास होता है, तो तुमको ऐसा करने की छूट होनी चाहिए। और तुम्हारी इस छूट को यदि कोई छेड़े तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हारी स्वतंत्रता का हनन किया है, जबकि तुमको अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का हक है। तो अब ये देखो कि भारतीय सुधारक चाहते थे कि मानवीय समाज का निर्माण करें, और जो व्यक्ति मानवीय तरीके से समाज के निर्माण की सोचेगा वो स्वतंत्रता प्रिय होगा ही होगा।
जो व्यक्ति मानवीय समाज का निर्माण करना चाहेगा वो व्यक्ति समानता की बात करेगा ही करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ी गंभीर बात कहा है एक बार। वो कहते हैं कि हम यदि हिंदू धर्म ग्रंथों की शास्त्रीयता के ऊपर जाएं और उनके नैतिक सिद्धांतों के ऊपर जाएं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नैतिक सिद्धांत गलत हैं, लेकिन मैं किसी को तब तक नैतिक नहीं मानता जब तक कि वो समानता की बात को स्वीकार न कर ले। डॉक्टर अंबेडकर की ये बात है और ये बड़ी गहरी बात है। मतलब आप रामायण को लेके देखो, महाभारत को लेके देखो, मनुस्मृति को लेकर देखो, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसके अंदर बहुत सारी बहुत गहरी गहरी सीखने की बातें कही गई है, लेकिन उन्हीं ग्रंथों में कई जगह आपको भेद की बातें भी नजर आ जाएंगी। भेद की जो बातें हैं वो स्वीकार्य नहीं है। नैतिकता की सारी गहरी बातें आदरणीय हैं बशर्ते कि वो समानता की शर्त को स्वीकार करें। समानता की शर्त को स्वीकार करे का मतलब है कि वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद न करे। ये डॉक्टर अंबेडकर का विचार था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बहुत स्पष्टता के साथ में कहा है 20वीं शताब्दी में, लेकिन 19वीं शताब्दी के जो सुधारक हैं वो भी जब मानवीय समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें वो यह ध्यान रखते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा हो, उसमें मनुष्य के लिए समानता का अवसर हो उसमें। और यदि आपने ऐसा समाज बनाया कि सबकी लिबर्टी और सबकी इक्वलिटी सुनिश्चित हो जाती है, सबके बीच में यदि सौहार्द बढ़ जाता है, तो ऐसे में बंधुत्व मजबूत हो जाएगा और बंधुत्व मजबूत होगा तो राष्ट्र को मजबूती मिलेगी, राष्ट्र निर्माण होगा। बंधुत्व को मजबूत करोगे तो राष्ट्र निर्माण को बल मिलेगा। फिर से सुनो कि समाज सुधारकों ने मानवीय समाज गढ़ने का विचार दिया। मानवीय समाज का विचार जब आगे बढ़ता है तो स्वतंत्रता प्रिय समाज हो जाता है, लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान होता है, समानता आधारित समाज हो जाता है, लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता है। जब तुम किसी के स्वतंत्रता का हनन नहीं करोगे, किसी की समानता का हनन नहीं करोगे, किसी के आत्मसम्मान का हनन नहीं करोगे, तो तुम्हारे समाज में बंधुत्व को बल मिलेगा कि नहीं? बंधुत्व को बल मिलेगा कि नहीं? एक्स वर्सेस वाई तब होता है जबकि तुम कहते हो हम अग्री जाति के, तुम पिछड़ी जाति के, हम ब्राह्मण, तुम दलित, तुम शूद्र, तुम अछूत। तो ऐसे में उस समाज के अंदर क्या कभी आदर्श बंधुत्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। बंधुत्व तभी हो सकता है समाज में जब तुम कहो कि जैसे हम हैं वैसे तुम भी हो। बंधुत्व तभी हो सकता है जब तुम सबकी स्वतंत्रता मान लो, सबकी समानता मान लो, सबके सम्मान को एक समान मान लो, तो जाकर मन में जो विरोध है सोसाइटी के एक बड़े तबके के अंदर, वो विरोध खत्म हो जाएगा, यहां से बंधुत्व आएगा। और जब तक कि तुम बंधुत्व नहीं ला पाते हो समाज में, तुम राष्ट्र बना पाओगे? राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है कि हम सब एक हैं, हम सब के अंदर भाईचारा है, हम सब का हित एक, अहित एक, दोस्त एक, दुश्मन एक, मान एक, अपमान एक। जब तुम इस भावना से प्रेरित होते हो तब तुम कह सकते हो कि यह राष्ट्रवाद की भावना है। लेकिन आप एक बात जान लेना कि जो आदमी जातिवादी है, वो आदमी यदि ये दावा कर रहा है कि राष्ट्रवादी है तो झूठ बोल रहा है। जो आदमी पुरुषवादी है वो यदि ये दावा कर रहा है कि वो राष्ट्रवादी है तो झूठ बोल रहा है। और जो महिलावादी भी है और महिला होने के नाते पुरुष के विरोध में कुछ भी करने को गुजर जाती है और वो कह रही है कि वो राष्ट्रवादी है तो झूठ बोल रही है। तो जातिवादी होने का मतलब क्या है?
ऐसा नहीं कि तुम किसी जाति से बिलोंग करते हो तो जातिवादी हो जाओगे। हमारे समाज में तो एक ताना बाना है कि हम जब पैदा होते तो किसी न किसी जाति में ही पैदा होते हैं। जाति में पैदा होना जातिवादी होने के बराबर नहीं है। जातिवादी का मतलब होता है कि हमारी जाति बढ़िया है, तुम्हारी जाति छोटी है, हमको बेहतर दर्जा मिलना चाहिए, तुमको कम दर्जा मिलना चाहिए। कई तरह की समस्याएं हैं जिसको हम जातिवाद से जोड़ते हैं। तो हम ऐसे लोगों को देखते हुए बड़ी दंग से रह जाते हैं कि जो अपने ही गांव के अंदर, अपने ही मोहल्ले के अंदर जातीय भेद करते हुए एकदम कॉलर खड़ा करके चलता है और उसके बाद अगले ही कदम राष्ट्रवाद के नाम पर लंबा लंबा लेक्चर सुना जाता है, तो वो आदमी सच्चे अर्थों में तो राष्ट्रवादी है ही नहीं। राष्ट्रवादी होने की पहली शर्त है कि तुम इस राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले सारे लोगों को भाई मानो, बराबर का मानो। यदि तुम सबको भाई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो जिसके साथ तुम भेदभाव कर रहे हो, जिसको तुम छोटा बता रहे हो, जिसके साथ में तुम गलत व्यवहार कर रहे हो, उसका दुश्मन पाकिस्तान में और चीन में नहीं बैठा है, उसका दुश्मन तुम ही हो। तो ये राष्ट्रवाद की बड़ी ही गड़बड़ झाला वाली समझ है भाई। राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है बंधुत्व, और बंधुत्व के लिए जरूरी है सबकी स्वतंत्रता, सबकी समानता और सबका सम्मान। और इसलिए जब समाज सुधारकों ने इस तरह की शिक्षा दिया तो यह भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए एक आवश्यक शिक्षा हो गई। समाज सुधारकों ने यदि इस आधार पर समाज को गढ़ने का विचार न दिया होता तो राष्ट्र निर्माण का रास्ता मुश्किल होता। यदि उन्होंने लिंग भेद को दूर करके मानवीय समाज बनाने की बात किया, उन्होंने जाति भेद को दूर करके मानवीय समाज को बनाने की बात किया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंतर्गत बंधुत्व को बल देने वाली बात किया, और बंधुत्व राष्ट्रवाद के लिए अनिवार्य शर्त है। इसलिए समाज सुधारकों को राष्ट्र निर्माता माना जाता है। समझ गए? लिखो। अब आगे अगर लिखो, पैराग्राफ लिख लो। समाज सुधारकों ने राष्ट्रवाद के नाम पर, समाज सुधारकों ने राष्ट्रवाद के नाम पर जो कार्य किया उसमें मानवीय समाज जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो, उसमें मानवीय समाज जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो के निर्माण का प्रयास विशेषता उल्लेखनीय है। के निर्माण का प्रयास विशेषता उल्लेखनीय है। क्योंकि बंधुत्व राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। क्योंकि बंधुत्व राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। क्योंकि बंधुत्व राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त समाज सुधारकों ने राष्ट्र के नाम पर और भी कई तरह का योगदान किया है। जैसे कि नंबर एक भारतीय संस्कृति के सम्मान की रक्षा, भारतीय संस्कृति के सम्मान की रक्षा, जिससे भारतीयों का
पश्चिम के समक्ष आत्मबल मजबूत हुआ, जिससे भारतीयों का पश्चिम के समक्ष आत्मबल मजबूत हुआ। भारतीयों का पश्चिम के समक्ष आत्मबल मजबूत हुआ। नंबर 2, स्वराज एवं स्वदेशी का विचार, स्वराज एवं स्वदेशी का विचार, स्वराज एवं स्वदेशी का विचार, स्वराज एवं स्वदेशी का विचार। इसका विचार पहली बार दयानंद सरस्वती दिए थे। इसका विचार पहली बार दयानंद सरस्वती दिए थे। इसका विचार पहली बार दयानंद सरस्वती दिए थे, जिन्होंने इसका विचार सबसे पहली बार दयानंद सरस्वती दिए थे, जिन्होंने वह अलख जगाया, वह अलख, अलख माने रोशनी, अलख जगाया उन्होंने वह अलख जगाया जो उन्होंने वह अलख जगाया जो जो उन्होंने वह अलख जगाया जो आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में निर्णायक महत्व का सिद्ध हुआ, जो आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में निर्णायक महत्व का सिद्ध हुआ, निर्णायक महत्व का सिद्ध हुआ। नंबर 3, समाज सुधारकों ने समाज सुधारकों ने लोकतांत्रिक राजनीति का विचार दिया। लोकतांत्रिक राजनीति का विचार दिया। समाज सुधारकों ने लोकतांत्रिक राजनीति का विचार दिया। समाज सुधारकों ने लोकतांत्रिक राजनीति का विचार दिया। समाज सुधारकों ने लोकतांत्रिक राजनीति का विचार दिया। इसके समाज सुधारकों ने लोकतांत्रिक राजनीति का विचार दिया। इससे राष्ट्रवाद को बल मिला। इससे राष्ट्रवाद को बल मिला क्योंकि
लोकतंत्र में प्रजा को नागरिक का दर्जा मिल जाता है। लोकतंत्र में प्रजा को नागरिक का दर्जा मिल जाता है और लोकतंत्र में प्रजा को नागरिक का दर्जा मिल जाता है और उनकी स्वतंत्रता और समानता को वैधानिक आधार मिल जाता है। वैधानिक आधार मिल जाता है। उनकी स्वतंत्रता और समानता को वैधानिक आधार मिल जाता है, मैंने विधान में, मैंने कानून में लिख दिया जाता है, जैसे तुम्हारे यहाँ फंडामेंटल राइट है। वैधानिक आधार मिल जाता है एवं उन्हें मताधिकार के माध्यम से अपनी विधायिका और कार्यपालिका के निर्माण का अधिकार भी मिल जाता है और उन्हें मताधिकार के माध्यम से अपनी विधायिका और कार्यपालिका के निर्माण का अधिकार भी मिल जाता है। उन्हें मताधिकार के माध्यम से अपनी विधायिका और कार्यपालिका के निर्माण का अधिकार भी मिल जाता है। इसके तहत हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए एक आवश्यकता है, एक आवश्यकता होता है। लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए एक आवश्यकता होता है जो विविधतापूर्ण और अंतर्विरोधों से भरे समाज के लिए और भी जरूरी होता है। जो विविधतापूर्ण और अंतर्विरोधों से भरे समाज के लिए और भी ज्यादा जरूरी होता है। जो विविधतापूर्ण और अंतर्विरोधों से भरे समाज के लिए और भी ज्यादा जरूरी होता है, और भी ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां पर समझो तुम कि तुम्हारा समाज है जिसमें जाति है, जिसमें वर्ण है, जिसके अंतर्गत धार्मिक तनाव है, जिसके अंतर्गत जेंडर को लेकर भेद है। जब इतने प्रकार के भेद हैं, भाषा को लेकर अंतर्विरोध है, क्षेत्र को लेकर टकराव है, तो इन टकरावों के समाज में, इन मतभेदों के समाज में, बड़े छोटे के भेद से ग्रस्त समाज में यदि लोकतंत्र नहीं हो तो राजनीति की कौन सी ऐसी व्यवस्था होगी जो सबको बांध के रखेगी। यदि ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे कि एक के हित की सिद्धि हो और बाकी सबके लिए व्यवस्था विरोध में काम करने लगे, तो कितने दिनों तक देश की एकता बनी रह पाएगी। 19वीं शताब्दी में देश की एकता बन ही नहीं पाती, और यदि बन भी जाएगी कभी तो देश की एकता टिक ही नहीं पाएगी। अंतर विरोधों से, मतभेदों से, अलगावों से परिपूर्ण समाज के अंदर लोकतंत्र ही वो रस्सी है जो सबको बांध सकती है। उस रस्सी को विकसित करना जरूरी है, और विकसित हो गई तो बचा के रखना जरूरी है। नहीं तो
कभी देश बन नहीं पाएगा, और बन जाएगा तो टूट जाएगा। तो आप देखो कि समाज सुधारकों ने यदि भारत की राजनीति के विकल्प के तौर पर लोकतांत्रिक राजनीति का चयन किया और उसके प्रचार प्रसार पे बल दिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान किया। समझ गए? चीन में तो लोकतंत्र नहीं है। चीन में दो बातें हैं। एक तो यह है कि चीन एक तानाशाही के अधीन है। आप चीन को राष्ट्र भी नहीं कह सकते। तानाशाही कभी राष्ट्र का सही मॉडल नहीं होता है। राष्ट्र का मॉडल होता है, राष्ट्र के लोगों को यह अधिकार होता है कि वह अपनी भावनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति कर सके। दूसरी बात यह है कि चीन का समाज उतना अंतर विरोधियों से भरा हुआ नहीं है जितना कि आपका समाज है। तीसरी बात यह है कि चीन के यहाँ यही हो रहा है कि जो चीन की सरकार की मर्जी के विरुद्ध है उसका कत्ल होता है। विद्यार्थियों का एक समूह थियानमेन चौक के ऊपर खड़ा हो गया और कहा कि हमें लोकतंत्र चाहिए, तो सरकार ने कहा गोली मार दो। 10,000 विद्यार्थियों को गोली से उड़ा दिया गया सरकार के एक आदेश के साथ में। इस तरीके की नृशंसता तो हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार ने भी नहीं किया था कि 10,000 विद्यार्थियों को गोली से उड़ा दिया गया। बस सरकार का एक आदेश हुआ, 10,000 विद्यार्थी उड़ गए, गोली से, तोप से उड़ा दिए गए। चीन को आप राष्ट्र मानते हैं क्या? चीन एक राज्य है। चीन एक राज्य है, लेकिन उस राज्य को हम राष्ट्र के तौर पर देखें, इतना मौका हमको और आपको मिला ही नहीं है। चीन में कहां स्वतंत्र मीडिया है? चीन में कहां लोगों की भावनाओं की स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति होती है? और चीन के अंतर्गत मैंने कहा दूसरी उतनी विविधता नहीं है, और जितनी विविधता है उस विविधता के बीच में से जहां कहीं विरोध की आवाज उठती है उसके ऊपर तोप के गोले बरसा दिए जाते हैं। तो चीन कोई आदर्श राज्य थोड़े नहीं। भारत जिसमें कि एक बात कही जाती है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वानी, जिसमें कि बोलियां कम से कम 1,500 के आसपास हैं। भाषाएं तो 22 हमारे आज के संविधान में है, और 19वीं शताब्दी में भी स्ट्रेची कहता था कि 22 भाषाएं हैं भारत में। भारत जिसमें इतने प्रकार के धर्म हैं, जिसके हिंदू समाज में इतनी प्रकार की जातियां हैं, उनके बीच से एक राष्ट्र का निर्माण करना एक टेढ़ी खीर की तरह था। तुम लोग अभी कुछ भी बोल लो, मैं यूसीसी पे नहीं जाऊंगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है। जब हम किसी टॉपिक में जाएंगे तो उसकी गहराई में उतरेंगे, उसके गुण दोष की जांच कर लेंगे। लेकिन अभी तुम यदि बार बार यूसीसी यूसीसी लिख रहे हो, तब भी मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर बोलने का मतलब है उसके ऊपर समय खर्च करना। हमारा सिलेबस नहीं है तो हम क्यों समय खर्च करें उसके ऊपर? अलग बात करेंगे कभी। चलो आगे बढ़ो। भारतीय संस्कृति के सम्मान की रक्षा, ये बात हो गई। अब अगला मुद्दा कि चेंज कर दो, मतलब राष्ट्रवाद में समाज सुधारकों का योगदान क्या है उसको लेकर एक छोटा पॉइंट और। विवेकानंद ने पहली बार यह कहा था कि हम भारत माता को देवी जगदम्बा के रूप में देखते हैं। भारत माता को देवी जगदम्बा के रूप में देखते हैं।
भारत माता को देवी जगदम्बा के रूप में देखते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाया। इसी को आगे बढ़ाते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाया। कुल मिलाकर यह कहा, पैराग्राफ चेंज कर देना। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि समाज सुधारकों ने राष्ट्रवाद की भावना का जो आधार रखा, समाज सुधारकों ने राष्ट्रवाद की भावना का जो आधार रखा, उसी के बदौलत समाज सुधारकों ने राष्ट्रवाद की भावना का जो आधार रखा, उसी के बदौलत आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। ये बात खत्म हो गई। क्वेश्चन लिखो। समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन ऊपर से सामाजिक और धार्मिक था, लेकिन अंदर से राष्ट्रवादी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समाज सुधार आंदोलन ऊपर से सामाजिक और धार्मिक था, लेकिन अंदर से राष्ट्रवादी था। अब हम इस प्रश्न का उत्तर तैयार करते हैं। बहुत हद तक आपको इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं। जितना पढ़ाया हूं उसी से आंसर निकल के आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स नए आएंगे। क्वेश्चन आपने लिख लिया, आंसर की ओर ले चलता हूं। तो 19वीं सदी समाज सुधार
आंदोलन का काल है, आंदोलन का काल था, ये बता देंगे हम। 19वीं सदी समाज सुधार आंदोलन काल था, और तब बताएंगे समाज की समस्याएं क्या थी। समस्याओं में हिंदू मुस्लिम टकराव, नंबर 1। कुछ हिंट दीजिए क्वेश्चन के। मैं पूरा उत्तर बता रहा हूं तो कहता है हिंट दीजिए, है भगवान। मैं कह रहा हूं कि चलो तुम गंगा में स्नान कर रहे हो, कर लो, तो कह रहा सर गंगा जी का कुछ 2 बूंद छींट दीजिए। अरे मैं तुमको हरिद्वार में गंगा स्नान करवाने जा रहा हूं। क्या बात बोलता है। हिंदू मुस्लिम टकराव, उसके बाद जाति भेद, लिंग भेद। ये समस्याएं थी, ये समस्याएं थी। उसके बाद फिर क्या कहेंगे, सुधारकों का उपाय क्या था, सुधारकों का उपाय क्या था। अभी जो मैं तुमको बता रहा हूं इसमें तुमको न सिर्फ प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बल्कि तुमको आंसर राइटिंग करना कैसे है ये भी समझ में आएगा कि इस प्रश्न के अंदर बहुत सारी बातों को एक साथ समाया गया है, और तुम इसके बारे में खूब जानोगे लेकिन बिखर न जाओ, इसका ध्यान रखना जरूरी है। देखो मैं जिस शैली में तुमको बता रहा हूं उस शैली के अंतर्गत बहुत सारी बातों को समेटने का पाठ भी शामिल होगा। तो देखो, सुधारकों का उपाय, सुधारकों के उपाय के तहत ये कहानी है हमारी कि सुधारकों के उपाय के तहत हमारी कहानी यह है कि इन्होंने मानवीय स्वतंत्रता, समानता, गरिमा आधारित समाज निर्माण का प्रयास किया, इसके तहत लिंग भेद, इसके तहत लिंग भेद को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित विचारक, निम्नलिखित सुधारक विशेषता उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है। तो आप उन सुधारकों का नाम बता सकते हो जो समाज सुधार के तहत महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार देने की बात करते थे। तो जैसे आप राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, या बहराम जी मालाबारी, या D.K. कर्वे, जस्टिस राणा डे जैसे
ये पंडिता रमाबाई या सावित्रीबाई फूले, इन सब लोगों का नाम मैंने बताया है, तो उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जात भेद को खत्म करने की बात करने वालों में विशेषतः जाति भेद खत्म करने की बात करने वालों में विशेषतः ज्योतिबा फूले, रानाडे, श्री नारायण गुरु आदि का नाम उल्लेखनीय है। 20वीं सदी में पेरियार और अंबेडकर जी जैसे सुधारक ज्यादा बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को उठा सके, ज्यादा बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को उठा सके, बस अब पैराग्राफ चेंज कर दो। समाज सुधारकों में अनेक ऐसे सुधारक थे जो धर्म सुधार का मार्ग भी अपनाए, समाज सुधारकों में अनेक ऐसे सुधारक थे जो धर्म सुधार का मार्ग भी अपनाए। समाज सुधारकों में अनेक ऐसे सुधारक थे जो धर्म सुधार का मार्ग भी अपनाए, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु आदि। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, श्री नारायण गुरु आदि। इनकी समझ यह थी कि
समाज धर्म से बंधा हुआ है। समाज धर्म से बंधा है, उसी से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेता है। उसी से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेता है। अतः धर्म को ही पहले मानवीय स्वतंत्रता प्रिय समानता प्रिय एवं सबके लिए गरिमामय बनाने वाला होना चाहिए। सबके लिए गरिमामय बनाने वाला होना चाहिए, तभी समाज ऐसा हो पाएगा। तभी समाज ऐसा हो पाएगा। हो पाएगा। अब तुम ये देखो कि इस क्वेश्चन के आंसर में तुमको ये नहीं बताना है कि राजा राम मोहन राय ने कैसा धर्म बताया, दयानंद सरस्वती जी ने कैसा धर्म बताया, विवेकानंद जी ने क्या धर्म बताया, वो सब लिखने का मौका नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये बताना है कि कुछ लोग थे जो कि समाज सुधार के साथ में धर्म सुधार की बात भी करते थे, और धर्म सुधार की बात इसलिए करते थे क्योंकि उनको ये पता था कि धर्म से समाज प्रेरणा भी लेता है और मार्गदर्शन भी। मान लो कि तुम्हारे समाज में ABC कुछ बुराइयां हैं, हमने इसकी पहचान किया और हम तुमको इसके सुधार का विचार दे रहे हैं। सुधार का विचार हमने तुमको जो दिया, वो विचार और धर्म की किताब में जो विचार है वो विचार यदि अलग अलग हो तो क्या समाज में सुधार हो पाएगा? धर्म की किताबों में जो बातें कही गई है उससे तुमको प्रेरणा मिलती है, उससे तुमको मार्गदर्शन मिलता है। एक मार्गदर्शक कह रहा है कि जाति भेद ठीक है, एक कह रहा है गलत है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे और फिर तुम उसकी बात ज्यादा मानोगे जिसको मान्यता ज्यादा हासिल है, और मान्यता तो धर्म की किताब को ही ज्यादा हासिल होती है। अब देखो कि एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, लोग कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इन सबों को लेकर खूब सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी चर्चा होती है। मूल प्रश्न ये है कि आप इसमें यकीन करते हैं कि नहीं। लोग तमाम तरह के वाद विवाद करते हैं। एक है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन के अधिकारी, ये बात तुलसीदास की नहीं है, किसी ने बाद में जोड़ दिया है। एक दावा ये है। दूसरा है कि इसका स्टेटमेंट जो है वह राम थोड़े बोल रहे हैं, समुद्र बोल रहा है। तीसरा है कि उसमें तारन शब्द का अर्थ
मार्गदर्शन करने का है, न कि पीटने का है। सबसे अहम बात यह है जिसके ऊपर चर्चा आपको करनी चाहिए, वो ये कि अरे भैया, तुम सबको मानव की तरह स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से परिपूर्ण मानते हो कि नहीं, देखते हो कि नहीं? हाँ, देखते हैं। चलो करो, बात खत्म। काहे का झगड़ा, काहे का बितंडा? और उसके बाद अगली बात निकल कर आती है कि धर्म की किताब में जो बात कही गई है, उन बातों को जितना सकारात्मक इंटरप्रिटेशन दे सकते हो समाज के लिए, उतना अच्छा है। समाज धर्म नहीं छोड़ देगा दोस्त। तुम्हारी पीढ़ियों पे पीढ़ियां गुजर जाएगी, समाज धर्म नहीं छोड़ेगा। तुम समाज को बेहतर करना चाहते हो तो धर्म के अंदर यथासंभव सुधार करते चलो, और धर्म की जो मान्यता प्राप्त लोकप्रिय किताबें हैं उनकी बेहतर व्याख्या करते चलो। यही समाज के हित में होता। तो अब हम ये समझते हैं कि समाज के अंतर्गत सुधार करने के लिए जरूरी था कि धर्म को भी सुधारा जाए। तो कई सारे सुधारकों ने धर्म को मानवता के आधार पर, समता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, मानवीय गरिमा के आधार पर नया स्वरूप देने का प्रयास किया, क्योंकि वो समझते थे कि हम यदि समाज को ऐसा गढ़ना चाहते हैं तो धर्म को ऐसा गढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज धर्म से बंधा होता है, क्योंकि समाज धर्म से प्रेरणा लेता है और मार्गदर्शन लेता है। बस अगला पॉइंट, सुधारकों का सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद का तत्व भी निहित था। राष्ट्रवाद का तत्व भी निहित था। अब उसका प्रमाण दे दो, प्रमाण दे दो। पहला पॉइंट, समाज सुधार और राष्ट्रवाद का संबंध। राष्ट्रवाद का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। समाज सुधार और राष्ट्रवाद के निर्माण का संबंध बड़ा अन्योन्याश्रय रहता है। मैंने आपको समझाया था ना कि समाज में यदि तुम्हारे यहां धार्मिक स्तर पर, जातीय स्तर पर, लैंगिक स्तर पर, तमाम स्तरों पर भेद रहेगा तो क्या तुम बेहतर समाज बना पाओगे? नहीं। बंधुत्व बना पाओगे? नहीं। राष्ट्र बना पाओगे? नहीं। तो समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का होना राष्ट्र के लिए एक शर्त है। तो जिन समाज सुधारकों ने समाज को ऐसे तरीके से गढ़ने का प्रयास किया, उनका बड़ा अहम योगदान है। एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, पॉइंट्स लिखो सिर्फ। उसके बाद दूसरा, लोकतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। जरूरी था। लोकतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी था। सुधारकों ने पहली बार यह विकल्प दिया। सुधारकों ने पहली बार यह विचार दिया। सुधारकों ने पहली बार यह विचार दिया
उसके बाद तीसरा, भारतीय संस्कृति। को सम्मान से भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद का मनोबल बढ़ा, भारतीय राष्ट्रवाद का मनोबल बढ़ा। भारतीय राष्ट्रवाद का मनोबल बढ़ा। इसके बाद अगला पॉइंट, स्वराज एवं स्वदेशी और राष्ट्रीय आंदोलन का संबंध, ये बता देना है। का संबंध गहरा है। और फिर देवी जगदम्बा और भारत माता के मध्य एकता का विचार प्रेरक सिद्ध हुआ। देवी जगदम्बा को भारत माता के रूप में देखने का जो विचार है वो राष्ट्रवाद के लिए सहायक सिद्ध हुआ, वो राष्ट्रवाद के लिए सहायक सिद्ध हुआ। तो इतने के साथ में हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब तुम देखोगे तुम्हारे आंसर में सिर्फ पॉइंट्स ही पॉइंट्स गए हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस ही नहीं है। स्पेस रहता तो हम एक्सप्लेन कर लेते। तो आप देखो कि सबसे पहला पॉइंट है, आंसर का स्ट्रक्चर बनाओ। तो आंसर का यदि माइंड मैप बना दूं तो है देश काल परिचय, देश काल परिचय कि आंदोलन कब हुआ, कहां हुआ, बस। उसके बाद समस्याएं, समस्या एकदम डिटेल में नहीं जाना है, पॉइंट्स मात्र बताओ। उसके बाद समाधान, समाधान की ओर पहला जाति, पहला लिंग आधारित, दूसरा जाति आधारित, दो दो तीन तीन लाइन से ज्यादा नहीं कर सकते। ये नहीं कि सभी सुधारकों के द्वारा दिए गए सभी प्रकार के विचार बोलने लगेंगे। उसके बाद सोशल रिफॉर्म के लिए रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत, एक लाइन में कि समाज धर्म से प्रेरणा पाता है और मार्गदर्शन, अतः धर्म में सुधार के बिना समाज नहीं सुधरेगा। इसी ख्याल से प्रेरित होकर कई सारे सुधारकों ने, जैसे कि राम मोहन राय XYZ ने, धर्म सुधार को समाज सुधार के लिए आवश्यक माना। हो गया। उसके बाद फिर पांचवा पॉइंट कि
समाज सुधार से राष्ट्रवाद को कैसे बल मिला? समाज सुधार से राष्ट्रवाद को कैसे बल मिला? आप पॉइंट्स बता देंगे जो मैंने अभी बताया है। पॉइंट 1 2 3 4 5, पॉइंट 1 2 3 4 5 एकदम संक्षेप में बोलेंगे। लास्ट पॉइंट एक और दे देंगे कि हिंदू मुस्लिम मोर्चे पर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कोई रचनात्मक उपाय नहीं विकसित कर सका, उपाय नहीं विकसित कर सका, इसलिए राष्ट्रीय राजनीति अंततः विभाजन का शिकार हुई। अंततः विभाजन का शिकार हुई, इसलिए राष्ट्रीय राजनीति अंततः विभाजन का शिकार हुई। बस इतने के साथ आपका आंसर तैयार होता है। तो जब आप आंसर अंतिम रूप में लाओगे तो आपके पास में ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी को माइंड मैप बोलते हैं। ये जितना तैयार करोगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी हो। आज बस इतना ही। नमस्कार।